Hello aspirants, welcome to Day Night Study. So here in this video we are going to take an idea of previous year question paper of CUET PG Commerce मतलब MCOM के लिए जो CUET एग्ज़ाम लास्ट ईयर कंडक्ट हुआ था उसका प्रीवियस ईयर पेपर वो वाला पेपर हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं विद सोल्यूशन डिटेल्ड सोल्यूशन ओके सो आई एम गोइंग टू कवर द पार्ट बी विच इज़ कॉमर्स ठीक है जिसके आपको 75 क्वेश्चंस मिलेंगे. पार्ट ए विल बी कवर्ड बाय सम अदर मेंटर ठीक है. तो कॉमर्स मेरा सेक्शन है. आई एम गोइंग टू कवर 25 क्वेश्चन इन दिस वीडियो एंड सो ऑन ठीक है. बाकी की वीडियो आपको मिलेंगी ठीक है. तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि इकोनॉमिक्स को सबसे पहला क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से है. इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ. वेल्थ ये किसने कहा है? तो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ ये कहा है एडम स्मिथ ने. एडम स्मिथ को जो है वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है. फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है ठीक है. अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं तो उसका एक चार्ट भी हम यहाँ पर देख सकते हैं. हियर इट इज़. हियर देखो एडम स्मिथ जिन्होंने सबसे पहले डेफिनेशन दी थी इकोनॉमिक्स की उन्होंने वेल्थ सेंटर्ड डेफिनेशन दी थी. मतलब उन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस ऑफ वेल्थ है ठीक है. उसके बाद मार्शल पियोगू एंड कैनन आए थे जिन्होंने बोला कि वेलफेयर है. वेलफेयर के रिगार्डिंग जो स्टडी होती है वो आपका इकोनॉमिक्स है ठीक है. फिर आए थे रॉबिन्स ने बोला स्केरसिटी का साइंस. स्केरसिटी का मतलब होता है कमी, जितना ज़रूरत है उससे कम ठीक है, लेस देन रिक्वायर्ड. तो इस जो स्केयर रिसोर्सेज हैं हम अनलिमिटेड वांट्स को कैसे पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ इकोनॉमिक्स ठीक है. जेके मेहता उन्होंने वांटलेसनेस ठीक है. अगर हम अपनी सेटिस्फेक्शन को मिनिमाइज़ कर देंगे तो उस चीज़ की स्टडी को जो है वो इकोनॉमिक्स कहा था. एंड लास्ट में हेनरी स्मिथ और ये सब आए थे जिन्होंने कहा था कि जो इकोनॉमिक्स है वो ग्रोथ सेंटर्ड स्टडी है ठीक है. ग्रोथ सेंटर्ड डेफिनेशन दी थी जिन्होंने कहा था कि ये जो स्टडी है वो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज ठीक है. तो ये अलग अलग राइटर्स ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की दे दी है ठीक है. लेकिन आज के टाइम में क्या डेफिनेशन यूज़ होती है कि इकोनॉमिक्स is the study of human behavior. Economics is the study of human behavior, that how they use scarce resources for satisfying unlimited wants. ठीक है. हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को कम रिसोर्सेज से कैसे सेटिस्फाई कर रहे हैं उस चीज़ का जो ह्यूमन बिहेवियर है उसकी स्टडी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं इन प्रेजेंट सिनेरियो ठीक है. लेट्स गेट बैक टू द सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ द पॉइंट फॉल्स इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पीपीसी ठीक है, व्हाट डज इट इंडिकेट. सबसे पहले बात हम पीपीसी के बारे में बात करते हैं. पीपीसी क्या होता है? इसको पीपीसी भी बोलते हैं, पीपीएफ भी बोलते हैं. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर ठीक है. अब ये होता क्या है? ये बेसिकली एक कर्व होता है जो हमें ये बताता है कि हम अपने गिवन रिसोर्सेस से मैक्स टू मैक्स कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं. नाम से क्लियर है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, कितना प्रोडक्शन पॉसिबल है गिवन रिसोर्सेस से. तो अब ये हमारी लिमिट है, ध्यान से देखना, ये हमारी लिमिट है. करेक्ट. इस लिमिट पर जो चीज़ें हैं वो हम कर सकते हैं, इस लिमिट के अंदर जो चीज़ें हैं वो हम कर सकते हैं, लेकिन इस लिमिट के बाहर जो चीज़ें हैं वो हम नहीं कर सकते. इतने रिसोर्सेज ही नहीं है हमारे पास ठीक. तो ये पूछ रहा है कि अगर पीपीसी के अंदर कोई पॉइंट है तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है. तो ऑब्वियस सी बात है रिसोर्सेज आर अंडर यूटिलाइज्ड, क्योंकि अगर पूरी तरह से यूटिलाइज किए गए होते तो वो यहाँ कहीं लाए करते, इस लाइन के ऊपर. हम कम यूज़ कर रहे हैं इसलिए हमारी लिमिट से कम यूज़ हो रहा है, कम प्रोडक्शन हो रहा है ठीक है. I hope it's clear. Next question. If price decreases, result in your expenditure on a good decreases. ठीक है. One second. देखो ये हमको बोल रहा है कि अगर किसी चीज़ का प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है और उसके साथ साथ उस पर करने वाला खर्चा भी डिक्रीज़ हो रहा है ठीक है, तो वो कौन सी इलास्टिसिटी होगी. तो पहली बात, इलास्टिसिटी क्या होती है कि परसेंटेज बताता है हमें कि भाई कितना प्राइस चेंज होने पर कितनी डिमांड चेंज होगी. राइट. सो ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली आपका मार्शल की थ्योरी से है.
मार्शल की थ्योरी से है, जिन्होंने बताया था कि 3 तरह की हमारे पास इलास्टिसिटी होती है, यूनिट, इलास्टिक और इनइलास्टिक और इलास्टिक। लीनियर तो उनके में था ही नहीं पहली बात, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब इन्होंने बोला था कि अगर प्राइस एंड एक्सपेंसेस जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो, मतलब अगर प्राइस के बढ़ने पर एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं और प्राइस के कम होने पर एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो ये हो जाएगी आपकी इलास्टिक डिमांड, ठीक है। अब दूसरी चीज़ उन्होंने बोली कि प्राइस के कम या ज़्यादा होने पर एक्सपेंसेस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो वो हो जाएगी आपकी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ठीक है। लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, प्राइस बढ़ने पर एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं और प्राइस कम होने पर एक्सपेंसेस भी कम हो रहे हैं, सेम डायरेक्शन है, तो ये हो जाएगी आपकी इन इलास्टिक डिमांड। अब इन इलास्टिक का मतलब क्या है कि भाई प्राइस चाहे कितने भी चेंज हो जाएं, मैं अपनी क्वांटिटी या अपने कंजम्पशन में चेंज नहीं लाऊंगी। तो एग्जांपल देखो, अगर कोई चीज़ 100 रुपए की थी और मैं 100 यूनिट कंज्यूम कर रही थी, तो मैं 10,000 खर्च कर रही थी, ठीक है। अब वही चीज़ अगर 80 रुपए की हो जाएगी, प्लस मेरा एक्सपेंसेस जो है वो कम हो रहा है, एक्सपेंस भी है जो 80,000 हो जा रहा है, तो मैं अभी भी 100 ही तो ले रही हूँ, 100 यूनिट ही तो ले रही हूँ। तो जब प्राइस के कम होने पर खर्चा भी कम हो गया, तो हमारी इन इलास्टिक डिमांड है, कितना भी चेंज हो जाए मेरी क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है, दैट इज़ इन इलास्टिक डिमांड। तो सेम डायरेक्शन इन इलास्टिक, ऑपोजिट डायरेक्शन इलास्टिक एंड नो चेंज तो यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है। Okay, next question. Regional rural banks are designed to work in which of the following ideas? पहले तो बात तो RRBs जो हैं वो 1997 से स्टार्ट हुए थे, ठीक है। RRBs का काम क्या होता है कि जो रीजनल एरिया हैं, रूरल एरियाज़ हैं, अपने एरिया में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इनको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तो अपने गांव के एरिया में डेवलपमेंट का काम करना, ठीक है। तो टारगेटेड ग्रुप्स को हेल्प करना नहीं, कॉमर्शियल बैंक के बेसिस पर काम करना नहीं, ठीक है। वर्क ऑन इनोवेटिव एंड अडेप्टिव आइडियाज़, नो। इनका काम क्या है, जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, जो रूरल एरियाज़ की इंटरेस्ट रेट्स हैं, ठीक है, उन्हें नो। कोऑपरेटिव नहीं, कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशंस से कम रखना, ठीक है, ताकि क्या हो कि जो रूरल एरियाज़ में जो लोग लेंड कर रहे हैं, मनी लेंड कर रहे ले रहे हैं, उनको जो है वो इंटरेस्ट के नाम पर उनका शोषण ना हो, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेट हेल्ड बाय कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। देखो, अगर हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो वो कॉमर्शियल बैंक के लिए एक असेट हो सकता है अगर उसको पेमेंट मिलने वाला हो, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस विद रिजर्व बैंक के पास जो क्रेडिट बैलेंस है वो भी उसकी एक असेट है। मनी लेंट ऑन शॉर्ट नोटिस, अगर किसी को उधार दे रखा है तो वो भी उसके लिए एक असेट है। लेकिन करंट अकाउंट के डिपॉजिट जो हैं ये उसके लिए लायबिलिटीज़ हैं, क्योंकि उसको इन फ्यूचर वापस पे करनी है। तो करंट अकाउंट डिपॉजिट्स आर नॉट अ असेट, ठीक है, इट इज़ अ लायबिलिटी ऑफ कॉमर्शियल बैंक। अकाउंट होल्डर के लिए असेट हो सकता है, ठीक है, उसके लिए नहीं है। ओके, CRR, इन ऑर्डर टू कंट्रोल क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए या बैंकों के द्वारा दिए जाने वाले उधार को कंट्रोल करने के लिए CRR के साथ RBI क्या करता है। तो सबसे पहली बात तो ये समझो कि CRR क्या है। CRR है बेसिकली कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, बेसिकली हर बैंक को अपने डिपॉजिट्स का एक हिस्सा RBI के पास रखना पड़ता है, ठीक है। उस रेट को हम बोलते हैं CRR। जैसे अगर मेरे पास 100 करोड़ रुपए है, मैं कोई बैंक हूँ, मेरे पास 100 करोड़ रुपए है और CRR 10% है, तो मुझे 10 करोड़ रुपए RBI के पास एज अ लिक्विड फॉर्म रखने पड़ेंगे, ठीक है, दैट इज CRR, कैश रिजर्व रेशियो। अब सिंपल सी बात है, अगर RBI चाहती है कि बैंक्स जो हैं वो लोन कम दें, क्रेडिट कंट्रोल का मतलब यही है ना कि CRR जो बैंक्स हैं वो क्रेडिट कम प्रोवाइड करा सकें,
तो क्या करेगी आरबीआई, सीआरआर को इंक्रीज़ कर देगी, तो बैंक का ज़्यादा पैसा चला जाएगा आरबीआई के पास, बैंक नहीं दे पाएंगी कस्टमर्स को, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट जो हो जाएगा हाई, और इंटरेस्ट रेट हाई हो जाएगा तो लोग क्रेडिट लेना कम कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम क्रेडिट को कंट्रोल करना है क्रेडिट को, तो सीआरआर को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, सीआरआर को बढ़ा दिया जाता है। अब बैंक रेट क्या है, एक और टर्म आया है इसमें, बैंक रेट। तो बैंक रेट बेसिकली वो रेट होती है जिस पर आरबीआई बैंक के जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उसको रीडिस्काउंटेड करवाती है। तो इसकी रेट भी जो है वो बढ़ जाती है, इसकी रेट भी बढ़ा दी जाती है क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए। तो अगर हम बैंक रेट को देखें तो ये तो इंक्रीज़ होनी है और ये इंक्रीज़ होनी है, डिक्रीज़ तो होनी नहीं है। सीआरआर तो डिक्रीज़ होना नहीं है क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए, तो ये दोनों ऑप्शन तो हट ही गए। ठीक है, लेकिन हमें बैंक रेट भी इंक्रीज चाहिए, डिक्रीज़ नहीं चाहिए, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। सीआरआर एंड बैंक रेट शुड बी इंक्रीज्ड, दोनों को इंक्रीज़ करना है अगर हमें क्रेडिट को कंट्रोल करना है। अगर हमें क्रेडिट को डी कंट्रोल करना है या लूज़ करना है तो हम दोनों को डिक्रीज़ कर देंगे। ओके, चलो आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, कंट्रीज विथ हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट्स आर लाइकली टू हैव। हाइयर इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ती जा रही है, तो क्या होगा उन कंट्रीज़ में? मनी ग्रोथ हाई हो जाएगी, स्मॉल बजट डेफिसिट आ जाएंगे जीडीपी से रिलेटेड, या इंटरेस्ट रेट जो है वो लो हो जाएंगी। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। ऐसी बात नहीं है कि भाई जहाँ पर ऑल ऑफ द अबव आया तो वहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ही आंसर होगा, इस चीज़ को समझो। ठीक है, जब हमारे पास महंगाई बढ़ती जा रही है तो मनी ग्रोथ बढ़ेगी। ठीक है, मनी ग्रोथ का मतलब है कि उसकी पावर से यहाँ मतलब नहीं है, वहाँ पर उसकी क्वांटिटी एंड एक्सचेंज से मतलब है। ठीक है, कि भाई कितना एक्सचेंज हो रहा है कंट्री में, तो जब महंगाई बढ़ेगी तो पैसा ज़्यादा सर्कुलेट होगा। ठीक है, डेफिसिट जो है बजट में वो आने लगेंगे जीडीपी से रिलेटेड। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन है, तो ऑल ऑफ द अबव तो वैसे ही आ जाएगा क्योंकि दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, द लोएस्ट इंटरेस्ट रेट, ये ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है। लोएस्ट इंटरेस्ट मतलब या तो द इंटरेस्ट रेट विल बी लोएस्ट, इस तरह से हो जाता है, या कुछ ऐसे है। तो क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन सही हैं इसलिए वी विल गो विथ ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आगे बात करते हैं। बैंक कैन अवेल रीफाइनेंस अगेन लोन्स मेड टू इंडस्ट्रियल यूनिट फ्रॉम। देखो इंडस्ट्री आ गई ना, तो इंडस्ट्री वाला चीज़ ढूंढो ना, आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आईडीबीआई का फुल फॉर्म ही है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका काम होता है इंडस्ट्रियल्स लोन को रीफाइनेंस करना। ठीक है, एक नाबार्ड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, विच इज़ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये एग्रीकल्चर और रूरल एरियाज़ के लिए काम करता है। आईडीबीआई जो है वो इंडस्ट्रियल एरियाज़ के लिए काम करता है। ये बेसिकली स्पेशल पर्पस के जो बैंक होते हैं उन कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, सो वी आर नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये आपने पढ़ा होगा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। देखो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, हर एक इंसान को बोला जाता है कि अपने काम या अपने ऑब्जेक्टिव खुद डिसाइड कर लो। तो उसने वो डिसाइड कर लिया। अब सिंपल सी बात है, जब किसी इंसान ने खुद से बोला है कि भाई मैं ये काम करूँगा और बाद में उसने नहीं किया, तो उसके लिए एक शेम वाली फीलिंग हो जाती है। तो उस काम को करने में अपनी पूरी जान लगा देता है। तो बेसिकली इसमें हमने किया क्या, एक गोल सेट किया और उस गोल को अचीव करने के लिए हमने काम किया। तो एमबीओ को हम MBG भी बोलते हैं, मैनेजमेंट बाय गोल्स। ओके, ठीक है, आगे बात करते हैं। ओके, हाउ ऑफन शुड अ स्वॉट एनालिसिस बी परफॉर्म्ड। सबसे पहले स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, बेसिकली हम अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को एनालाइज करते हैं कि भाई हमारी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, एनवायरनमेंट हमको क्या अपॉर्चुनिटी दे रहा है और एनवायरनमेंट में हमारे लिए थ्रेट्स क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो ये एनालिसिस जो है कम से कम हमें एक
साल में एक बार तो करना ही चाहिए, ठीक है। देखो ये जो ओनली वर्ड आता है ना, ये आपका नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो ऐसे ऑप्शंस को, तो अगर आपको पॉजिटिव आंसर चाहिए तो ऐसे ऑप्शंस को पहले से हटा देना, ठीक है। तो हम कम से कम एक साल में एक बार अपनी कंपनी को एनालाइज करेंगे, तभी हम आगे के लिए या अगले साल के लिए ग्रोथ कर पाएंगे। तो स्वॉट एनालिसिस हमें एटलीस्ट वंस पर ईयर करना ही चाहिए। यहाँ पर एटलीस्ट लिखा है, ज़्यादा बार भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो वी हैव डन विद 10 क्वेश्चंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच फीचर इज कनेक्टेड टू मैनेजमेंट एज अ आर्ट। देखो मैंने एक बात बोली थी अपने लास्ट क्लास में, किसी और क्लास का डेमो क्लास था वो, कि जो कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स हैं, चाहे आप मैनेजमेंट ले लो, मार्केटिंग ले लो, फाइनेंस ले लो, अकाउंट्स ले लो, एवरीथिंग इज़ आर्ट, एवरीथिंग इज़ साइंस, ठीक है। साइंस क्यों है? क्योंकि उसके यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। उसके कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप को एक्सपेरिमेंट किया गया है, ठीक है। वो जो है सारे वैलिड थे। तो और आर्ट क्यों है? क्योंकि उसमें प्रैक्टिस चाहिए, गोल होता है, थ्योरी होती है ना, एंड सो ऑन। तो ऐसा कौन सा फीचर है मैनेजमेंट का जो उसे एक आर्ट बनाता है? दैट इज़ गोल ओरिएंटेशन या गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। बाकी सब जो है वो उसको साइंस बताते हैं, आर्ट नहीं, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से बहुत ईजीली हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट। व्हाट डज मिल्टन फ्रीडमैन बिलीव टू द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। देखो मिल्टन फ्रीडमैन जो थे, उन्होंने ये बोला था कि सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि हर एक इंसान का एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस में, कि भाई वो स्टेक होल्डर है। दो चीज़ें होती हैं, एक स्टेक होल्डर और एक शेयर होल्डर। स्टेक होल्डर का मतलब है जिस वो इंसान उस कंपनी का स्टेक होल्डर होगा जिसका उसमें कुछ बेनिफिट है। चाहे मैं एम्प्लॉई हूँ तब भी मैं उस कंपनी की बेनिफिट मुझे बेनिफिट होगा, ठीक है। चाहे मैं इन्वेस्टर हूँ, चाहे मैं क्रेडिटर हूँ, चाहे मैं बैंक हूँ, चाहे मैं गवर्नमेंट हूँ, चाहे मैं ओनर हूँ, हम सब स्टेक होल्डर हैं। लेकिन जिसने भी शेयर खरीद रखा है वो शेयर होल्डर है, ठीक है। तो जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी एक सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड द बिजनेस। दीज वर द वर्ड्स ऑफ मिल्टन फ्रीडमैन। तो द ओनली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इज टू शेयर होल्डर्स। नो, शेयर होल्डर्स की नहीं होती सिर्फ। मैनेजर शुड एक्ट इन वेज दैट बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी एंड शेयर होल्डर्स। आगे बात देखते हैं, शायद ये हो सकता है। द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टू इट्स एम्प्लॉयज़। नो, सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैव इज टू इट्स स्टेक होल्डर्स, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर। यहाँ पर सिर्फ मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन की सबके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सबकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। आगे बात करते हैं। डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। फ्रिगमेंटेशन, फ्रिगमेंट करना, ठीक है। और जब हम उन ट्रैक्स को एक पार्ट में ले लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं डी फ्रिगमेंटिंग, ठीक है। आगे बात करते हैं। Which of the following is not a key element of an e-commerce business? ई-कॉमर्स बिजनेस के मॉडल का क्या की एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो पहले इस बिजनेस मॉडल के चार्ट को ही देख लेते हैं। these are the elements of e-commerce business model. ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल के एलिमेंट्स आपके पास ये रहे। वैल्यू प्रपोजिशन, रेवेन्यू मॉडल, मार्केट अपॉर्चुनिटीज़, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस क्या है, मार्केट स्ट्रेटजी क्या रहेगी, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट कैसा है, एंड हमारा मैनेजमेंट कैसा है, ठीक है। तो अब इनमें से क्या चीज़ उसमें नहीं थी वो देख लेते हैं। ओके, सो वैल्यू प्रपोजिशन था, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट था, यूबिक्विटी नहीं था, ठीक है। तो ये आपका एलिमेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज इज नॉन वॉलेटाइल। बेसिकली ये आईसीटी का क्वेश्चन है जो आपके ऑफिस मैनेजमेंट में आता है, लेकिन इसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ओके, नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है जिसको मिटाया नहीं जा सकता। रैम वॉलेटाइल होती है, कैशे वॉलेटाइल होती है, रोम जो है वो नॉन वॉलेटाइल होती है, ठीक है। आगे इसमें अगर आप जानना चाहो तो रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी,
रैंडम एक्सेस मेमोरी, ROM स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, और कैशे भी एक मेमोरी का टाइप होता है, ठीक है। अब इनमें बेसिकली होता क्या है, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो सडनली अगर कंप्यूटर बंद हो गया तो अगर हमने वो काम सेव नहीं किया है तो वो हट जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम रोम की बात करें तो रोम में बेसिकली सॉफ्टवेयर्स, विंडोज़ ये सब अपलोड की जाती हैं। तो रोम को चाहे हम पीसी बंद हो जाए या कुछ भी हो जाए, सॉफ्टवेयर ना गायब हो जाते हैं, तो वो रोम में अपलोड होते हैं। अगर हमने रैंडम एक्सेस, अगर हम काम कर रहे हैं तो वो रैम में काम हो रहा है, लेकिन जैसे हम उसको सेव कर देते हैं तो वो सेकेंडरी स्टोरेज में सेव हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं हार्ड डिस्क, ठीक है। उसके बाद वो वॉलेटाइल नहीं रह जाता। तो नॉन वॉलेटाइल जो है वो आपका रोम है, जिसमें पीसी के बंद होने या पावर कट होने का फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें जो डेटा सेव है वो सेव ही रहेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आईपी एड्रेस, ये सारा आईसीटी का पोर्शन है, इसको स्किप करेंगे फिलहाल के लिए हम। द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज, ये तो हमको सबको पता है, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहते हैं। बेसिकली इन्होंने जो कंप्यूटर का मॉडल बनाया था, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चार्ल्स बेबेज ने मॉडर्न वाला कंप्यूटर नहीं बनाया था, उसका सिर्फ आर्किटेक्चर बनाया था, ठीक, क्योंकि वो ओरिजिनल कंप्यूटर बनाने से पहले उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो चार्ल्स बेबेज ने उनका बेस रेडी किया था। ओके, नेक्स्ट ICT, द पॉइंट एट विच द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई सब्जेक्ट इज, ये बिजनेस मैथमेटिक्स का है। मैथमेटिक्स आई विल नॉट गोइंग टू टेक, समवन एल्स विल बी। ओके, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रेगुलाइज्ड। सब ये तो रटने वाला पोर्शन है, लेकिन मैं इसका बेस बता देती हूँ। बेसिकली AS जो होते हैं वो होते हैं आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अब इंडिया के आ गए हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ गए हैं, जिसको हम इंड AS बोलते हैं, इंड AS, ठीक है। इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तब हम डिटेल में बात करेंगे, इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, स्टोरी के थ्रू हम पढ़ लेंगे। नेक्स्ट, व्हेन द रॉयल्टीज़ आर लेस देन मिनिमम रेंट। अब इन टर्म्स को समझो पहले, ठीक है, कि मिनिमम रेंट क्या होता है और रॉयल्टी क्या होती है। सबसे पहले तो रॉयल्टी, बेसिकली सपोज़ मैंने कोई बुक लिखी है, ठीक है, ये सपोज़ मेरे नोट्स हैं, मैंने उसको बुक में छाप दिया और मैंने ये बुक पब्लिश कर दी, ठीक है। पब्लिश नहीं करी है अभी, सिर्फ नोट्स बनाए हैं। आप में से कोई मेरे पास आता है कि मैम ये नोट्स जो हैं वो हम छापना चाहते हैं, तो मैं क्या बोलूँगी, मेरी मेहनत है भाई, मैंने कॉपीराइट करवा रखा है इसको, मैं तुम्हें क्यों दूँ। तो बोलेगा हम हर एक कॉपी के बदले आपको कुछ पैसे देंगे, जो भी कॉपी सेल होगी उसके बदले हम उसको आपको पैसे देंगे, ठीक। तो जब हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी, कि भाई मेरी कोई माइन है जो मेरे नाम पर है, या मेरी कॉपीराइट है, मेरा सॉन्ग है, लिरिक्स हैं, बुक्स हैं, पोयम है, स्टोरी है, जो मेरे नाम पर कॉपीराइट है या ट्रेडमार्क है कोई मेरे पास, उसको किसी और को यूज़ करने का राइट देते हैं, तो उसके बदले हमें कुछ चार्जेस दिए जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रॉयल्टी, ठीक है। अब रॉयल्टी क्या होता है, अब बुक छपने के बाद बिकना इतना इजी तो है नहीं, ठीक, यार सॉन्ग बनने के बाद उसका रीमेक बनने के बाद चलना इतना इजी तो है नहीं, ठीक। तो लोग क्या करते हैं, मिनिमम रेंट डिसाइड कर लेते हैं कि तुम्हारी बुक बिके ना बिके मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं जो है वो इतना तो पैसा तुमसे लूँगी ही लूँगी, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड मिनिमम रेंट। अब हमसे पूछा गया है कि रॉयल्टी अगर मिनिमम रेंट से कम हो तब होता क्या है। पहली बात तो मिनिमम रेंट तो देना ही देना है, भले ही रॉयल्टी कम बन रही हो। तो रॉयल्टी अकाउंट इज़ डेबिटेड विद द अमाउंट पेड टू द लैंडलॉर्ड। नो, एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जब ये होता है तो रॉयल्टी, ठीक है, डेबिट होती है, सॉरी लैंडलॉर्ड डेबिट होता है, वो रिसीवर है ना, ड्यू होता है, और रॉयल्टी के साथ साथ जो शॉर्ट वर्किंग है वो डेबिट होता है। तो रॉयल्टी अकाउंट इज डेबिटेड विद द अमाउंट पेड टू द लैंडलॉर्ड, रॉयल्टी अकाउंट इज डेबिटेड विद द एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट, नो, रॉयल्टी अकाउंट इज डेबिटेड विद द एक्चुअल अमाउंट। तो रॉयल्टी
और शॉर्ट वर्किंग, इसमें हम रॉयल्टी का एक्चुअल अमाउंट लिखते हैं और जितना कमी आ रही है वो हम इसमें लिखते हैं, एक्सेस इसमें लिखते हैं। तो रॉयल्टी किस से डेबिट हो रही है? एक्चुअल अमाउंट से। ठीक है, चलो आगे। ऑन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी द वैल्यू ऑफ असेट ब्रॉट थ्रू हायर परचेज विल अपीयर एस। अब हायर परचेज क्या होता है? दो चीज़ें हैं, एक तो इंस्टॉलमेंट है और एक हायर परचेज है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट में क्या होता है कि आप चीज़ ले जाओ, इंस्टॉलमेंट उसकी पे करते रहो और पहली इंस्टॉलमेंट के बाद ही वो चीज़ आपकी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हायर परचेज में क्या होता है, आपको पे तो इंस्टॉलमेंट्स में ही करना है, लेकिन जब तक आप लास्ट पेमेंट या लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दोगे वो चीज़ आपकी नहीं होगी। ठीक, तो हायर परचेज जो है उसको हम असेट साइड में दिखाते हैं, किसमें? कॉस्ट प्राइस पर ही। ठीक है, सो वी दिस वाज 48th क्वेश्चन, जिसमें से हमने 3 क्वेश्चन स्किप किए थे। मतलब हम 26 से एक तरह से 45 मान लें। ठीक है, 45 तक आ चुके हैं, मीन्स वी हैव डन 20 क्वेश्चंस, 5 और 6 मोर क्वेश्चन। फॉर इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड, एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चीज़ों को ऑर्गेनाइज के लिए क्या चाहिए? प्लानिंग और फॉरकास्टिंग चाहिए। ठीक है, ओके आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रेम्यूनरेशन सिस्टम, ये बेसिकली लेबर रेम्यूनरेशन सिस्टम है। तो इसमें मेजर्ड डे वर्क कोई सिस्टम नहीं होता, सॉरी हाई वेज प्लान कोई सिस्टम नहीं होता, डे वर्क सिस्टम होता है, टेलर का भी अलग से सिस्टम है और डिफरेंशियल टाइम सिस्टम भी है। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे जब हम पढ़ेंगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, दिस इज योर होमवर्क। बहुत सुना होगा आपने, आपका क्रेडिट स्कोर चेक करो। ठीक है, तो कौन सी ऐसी एजेंसी हैं जो आपका क्रेडिट स्कोर बताती हैं? दैट इज योर होमवर्क, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू। ओके, नेक्स्ट। The semi-interquartile range is preferred to standard deviation as a measure of dispersion when the distribution is standard. Okay, चलो आगे statistics है। ठीक है, the relationship between AM, GM and HM. AM क्या है? AM है अर्थमेटिक मीन, GM है जियोमेट्रिक मीन एंड HM है हार्मोनिक मीन। तो इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है? बेसिकली जो जियोमेट्रिक मीन का स्क्वायर होता है वो AM और HM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। दिस विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट। द लाइन्स रिग्रेशन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ 0, 0। ये आपकी लाइन होती हैं इस तरह से। ठीक है, 0 पे इंटरेक्ट करती हैं ये एक दूसरे को। नेक्स्ट, कॉफिशिएंट ऑफ रैंक निकालना है। तो सबसे पहली बात तो रैंक क्या होती है? रैंक कोरिलेशन। नो, दिस इज द प्रैक्टिकल क्वेश्चन वी आर गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, सो आई होप इतना ही हम इस वीडियो में करेंगे। आई होप समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चंस। ठीक है, एंड दिस वाज ऑल फॉर टुडे। एंड लास्ट एंड इन्फॉर्मेटिव थिंग इट इज, so in your course we are going to cover online classes, doubt clearing sessions, study material, notes and weekly test. ठीक है, so for this course I am going to be your commerce mentor only. ठीक है, कॉमर्स, लेकिन आपको तैयारी जो है वो पार्ट ए की भी करवाई जाएगी बाय सम अदर मेंटर्स। ठीक है, सो if you want to buy this course you can download DNS Educare app, you can go with there and we are having a very reasonable price of course which is 2000 only for the whole course for both parts. ठीक है, so be joined with us, have a nice day, take care and keep learning.